महाराष्ट्र की जाना मानी ज्वेलरी कंपनी पीएन गाडगिल ज्वेलर्स का आईपीओ 10 सितंबर को खुलेगा। 12 सितंबर तक निवेशक इसमें पैसा लगा पाएंगे। इश्यू का प्राइस बैंड 456 से 480 पर शेयर के बीच है। कंपनी की योजना इश्यू से 1100 करोड़ जुटाने की है। रकम का इस्तेमाल कंपनी कैसे करेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी सौरभ विद्याधर गाडगिल। सौरभ नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आईपीओ के लिए ढेर सारी बधाई। और स्टोर्स की संख्या के मामले में आप महाराष्ट्र में दूसरे सबसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी प्लेयर हैं। अब आपको आईपीओ लाने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया, कैसे आप इस पैसे को यूज करने वाले हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर द विशेस। जैसे आपने कहा कि आज पीएनजी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिटेल ज्वेलरी चेन अमॉन्ग द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स महाराष्ट्र में, और एक ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग ऑलमोस्ट 200 इयर्स से महाराष्ट्र में है, ज्वेलरी बिजनेस में है और लाखों के तौर में कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। ये एक अच्छा समय है कि वेयर द कंपनी लुक्स एट ग्रोइंग द स्टोर नेटवर्क एंड एमिंग टू बी द नंबर 1 प्लेयर इन महाराष्ट्र। प्लान ऐसा है कि आईपीओ के बाद स्टोर एडिशंस के बाद पीएनजी विल बी द नंबर 1 प्लेयर महाराष्ट्र में, और उसके बाद जर्नी चलता रहेगा इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। सो जो गुडविल है, जो ब्रांड कनेक्ट है, जो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स है, ये हमारे स्ट्रेंथ है, जिसके चलते द ब्रांड फर्दर एम्बिशस टू बी द नंबर 1 प्लेयर, नॉट जस्ट इन नंबर ऑफ स्टोर्स बट हर पैरामीटर में, रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। सो ये कंपनी की विजन है कि आईपीओ के बाद पीएनजी को महाराष्ट्र में नंबर 1 बनना है। ऑलराइट, तो महाराष्ट्र में नंबर 1 बनने की तैयारी है, लेकिन आईपीओ से जो रकम यहाँ पर आप उत्पन्न करेंगे उसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? क्या इस रकम से कर्ज भी चुकाया जाएगा? ब्याज लागत पर आप इस लिहाज से फिर कितनी बचत कर पाएंगे? राइट, जैसे आपने कहा कि आउट ऑफ 850 करोड़ जो आईपीओ का इशू है, फ्रेश इशू, उसमें से 300 करोड़ विल गो टुवर्ड्स डेट रिपेमेंट। आज डेट है 250 करोड़ का वर्किंग कैपिटल डेट है और 70 करोड़ का टर्म लोन है। तो द प्लान इज टू रीपे ऑफ द डेट एंड देन टू कन्वर्ट दिस फैसिलिटीज इनटू नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, जिसके चलते गोल्ड मेटल लोन का सहारा हम ले सकते हैं। अगर गोल्ड मेटल लोन की बात करें तो इसका सालाना इंटरेस्ट कॉस्ट आता है 5 to 5.5%। तो ये चलते द कंपनी वुड एक्सपेक्ट अ सेविंग ऑफ अराउंड 4% ऑन द इंटरेस्ट साइड, जो एक अच्छी सेविंग रहेगी और जिसके चलते दो चीज़ें हो सकती है। एक तो इंटरेस्ट सेविंग के चलते मार्जिन में बढ़ोतरी आ सकती है, और दूसरी चीज़ ये गोल्ड मेटल लोन के बाद कंपनी का जो हेजिंग पॉलिसी है वो उसके ऊपर काम हो सकता है। और जैसे आईपीओ के बाद सभी कंपनियां हेजिंग की तरफ जाती है, तो पीएनजी का भी उस तरफ जर्नी चालू हो जाएगा। सो इट विल बी अ डबल बेनिफिट आफ्टर वी रीपे द बैंक लोन्स। ये तो बात हुई भारतीय बाजारों की। और सौरभ, आप अमेरिका में भी एक स्टोर चला रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विस्तार का प्लान है? और अगर हाँ, तो कहाँ पर स्टोर खोलने की तैयारी है? और भारतीय बाजारों में किस तरह के एक्सपेंशन प्लान्स हैं? यूएस में पीएनजी ज्वेलर्स पहली ऑर्गेनाइज इंडियन ज्वेलरी कंपनी थी जिसने यूएस में स्टोर चालू किया था। ये हमारा फ्लैगशिप स्टोर है कैलिफोर्निया में, सनीवेल सिटी में, और ये एक 5,000 स्क्वायर फुट का बड़ा स्टोर है। स्टोर 10 साल से ज़्यादा है, वहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी है, कनेक्ट है। तो नाउ इज़ द टाइम कि बाकी इंडियन ऑर्गेनाइज चेन यूएस में एंट्री कर रही है। सो डेफिनेटली मार्केट इज़ नाउ मूविंग फ्रॉम मॉम एंड पॉप स्टोर टू ऑर्गेनाइज रिटेल। सो पीएनजी को भी अभी मार्केट स्टडी कर रहे हैं, एंड आई थिंक इन द नियर फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान वहाँ पे बन सकते हैं। यूएस एक बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत स्टेट में इंडियन पॉपुलेशन का डायस्पोरा बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली कंपनी एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस, एंड इन द कमिंग मंथ्स डेफिनेटली देयर विल बी सम प्लान्स टू फर्दर एक्सपैंड इन द स्टेट ऑफ यूएस। सौरभ, साथ ही साथ अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स देखें तो आपके यहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए नजर आए हैं। मार्जिन यहाँ पर हमने उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हुए देखी है। तो एक्सपेंस कम करने और मार्जिन इंक्रीज करने के लिए अब क्या रणनीति है?
So expenses, are in, were a little higher due to the expansion more with the company are undertaken. But ये चलते अगर कंपेयर करें ज्वेलरी जो हमारा स्टोर ऑपरेशन से आती है फ्रॉम द सेल फ्रॉम स्टोर्स, तो उसकी मार्जिन आज भी 13% ग्रॉस लेवल पे है, EBITDA 7% है और पैट 4% पे है। तो ये मुझे लगता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के ऑलमोस्ट ऑन पार है। बट 2-3 इनिशिएटिव्स कंपनी ले रही है। डायमंड ज्वेलरी का जो रेशो है वो आज 10 से 11% है सेल का, तो उसके ऊपर काम करे कंपनी टू इंक्रीज दैट रेशो। जैसे स्टडेड रेशो बढ़ेगा, मार्जिन में उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। और दूसरा, जैसे एक्सपेंशन होने के बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बाइंग में इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी। बिकॉज वे एक्सपेंशन ओनली महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो कॉस्ट सेविंग काफ़ी हो जाएगा और ये चलते मार्जिन में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। तो कंपनी कॉन्फिडेंट कि आज भी उनके रेशोज आर इन टर्म विद द मार्केट, बट आगे चलते इसमें और पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। सो वी आर होपफुल दैट मार्जिन्स विल सी अ पॉजिटिव आउटकम पोस्ट IPO। वो तो हम देखेंगे ही आगे जाकर, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बजट में हमने यहाँ पर कस्टम ड्यूटी 6% तक घटने की बात देखी है, तो क्या फुटफॉल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली? डिमांड आप कैसे देखते हैं? आगे जाकर फेस्टिवल सीजन है, तो क्या सेंस है? तो ड्यूटी कट जो टोटली अनएक्सपेक्टेड था इंडस्ट्री को और कंज्यूमर्स को, इतने बड़े 9% ड्यूटी कट, उसके बाद आई थिंक इंडस्ट्री में एक पूरा त्यौहार का माहौल हो गया है। अगस्त श्रावण का महीना था, पर इसमें बहुत अच्छे सेल दिखे हैं। हर तरफ गोल्ड कॉइन्स हो, ज्वेलरी हो, सिल्वर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स दिखे एंड ट्रेंड कंटिन्यूज। मुझे लग रहा है कि ये अगला क्वार्टर भी, जिसमें दशहरा है, दिवाली है, ये भी अच्छा स्ट्रांग जाएगा। तो ये पूरा साल मेरे हिसाब से इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए और खासकर PNG के लिए एक पॉजिटिव रहने वाला है। आज भी अगर देखें तो कंज्यूमर्स में एक काफ़ी इंटरेस्ट है ज्वेलरी खरीदने में, और एक डर है कि आगे प्राइसेस और बढ़ सकती है। तो लोगों को ये चांस नहीं मिस करना है और लोग हर लेवल पे एंट्री कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा माहौल है। इंडिया स्टोरी इंटैक्ट है। इंडिया में एक स्टेबिलिटी है, कंजम्पशन स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से ये दिवाली और इसका आगे का सीज़न बहुत अच्छा रहेगा। शादियां है जनवरी फरवरी में। तो एज अ कंपनी एंड एज अ इंडस्ट्री हम होपफुल है कि ये साल ऑन अ पॉजिटिव नोट जाएगा एंड डिमांड बोथ वैल्यू में और वॉल्यूम में अच्छी रहेगी। ऑलराइट, IPO आता हुआ, फेस्टिवल सीजन अच्छा है, कस्टम ड्यूटी घटती हुई नजर आई है, तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स यहाँ पर आते हुए। सौरभ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय बिताने के लिए और एक्सक्लूसिवली CNBC आवाज़ से बातचीत करने के लिए। आपको IPO की फिर से बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि नेचुरल फार्मिंग और सस्टेनेबिलिटी को जो सरकार बढ़ावा दे रही है, उस पर क्या काम हो रहा है। हमारे साथ जुड़ेंगे एक बेहद खास मेहमान। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सरकार नेचुरल फार्मिंग और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे रही है। जो रिसेंटली 7 स्कीम्स कैबिनेट ने क्लियर करी, उसमें बड़ी तवज्जो यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग और सस्टेनेबिलिटी को दी भी गई। साथ साथ डिजिटल की बात यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली की गई। आज हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो 1976 ऑनवर्ड्स इस पर काम कर रहे हैं। 2011 में सगुना रूरल फाउंडेशन की शुरुआत की और सगुना रीजनरेटिव टेक्निक को विकसित किया। क्या है ये टेक्निक, किसानों को क्या फायदा पहुंचाती है, जानने के लिए हमारे साथ हैं कृषि रत्न चंद्रशेखर भटसावले। चंद्रशेखर जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सबसे पहले तो रीजनरेटिव क्या है, उसी पर जानना चाहेंगे। कितना बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है और कितने किसान इसका फायदा उठा चुके हैं? रीजनरेटिव ये ऐसा तकनीक है कि जिसके वजह से आप जब क्रॉप उगाते हो खेत में, तो खेत में क्रॉप उगाते समय खेत का नुकसान होता है, ऐसा एक जानकारी है। जैसे कि खेत से कुछ चला जाता है, खेत से अगर 10 टन मटेरियल हम घर ले गए, किसान घर ले गया, तो 10 टन जितना नुकसान खेत में होता है, वो अभी नहीं होते हुए उसमें मिट्टी अच्छी बने, उसकी रीजनरेट हो जाए, वो तकनीक जो है उसका मतलब है रीजनरेटिव टेक्निक। सो मिट्टी को, जैसे कोई फसल भी उगाए, फसल उगाते समय किसान भी हैप्पी हो जाए, और वो किसान हैप्पी होते हुए जो फसल उगाता है, उसके साथ साथ
वो मिट्टी, वो जमीन, वो भूमाता, वो भी उसकी भी सेहत अच्छी बने। और दूसरा एक प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जिसमें हमारा आज पर्यावरण का, जलवायु प्रदूषण का एक प्रॉब्लम होते जा रहा है, जबकि हवा में कार्बन का प्रभाव ज्यादा हो गया, परसेंटेज ज्यादा बन रहा है। वो कार्बन जो है वो भी अगर मिट्टी में स्थिर हो जाए, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाए, तो जो वातावरण है वो भी हैप्पी बने, वो भी खुश बने। तो ये जो है वो रीजनरेटिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर है, ऐसे बोलते हैं। तो चंद्रशेखर जी, एज ऑफ नाउ कितने बड़े पैमाने पर ये काम है, कितने किसान इसमें आपके साथ जुड़ रहे हैं? हमारे साथ ये रीजनरेटिव टेक्निक जो है, हम पहले जो है कि चावल के बारे में, धान के बारे में ये रीजनरेटिव तकनीक का खोज हुई हमारे खेत पर सगुना बाग में इन 2011। 2011 से पहले पूरी दुनिया में चावल के बारे में ऐसी कोई तकनीक नहीं थी कि जिसमें प्लाविंग, पडलिंग या ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हुए भी चावल उगा सकेंगे। SRT, पहले हम उसको बोलते हैं सगुना राइस टेक्निक करके हम बोलते थे, लेकिन अभी उसको हम उसी तकनीक को सगुना रीजनरेटिव टेक्निक बोलते हैं। सगुना राइस टेक्निक SRT was born in 2011। उसमें फल नहीं चलाना, उसमें कीचड़ गारा नहीं करना, उसमें ट्रांसप्लांटिंग भी नहीं करना, ये करते हुए भी फसल जो है वो 20% से लेकर 50% तक फसल ज्यादा बने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 60-70% कम लगे, और ये फसल जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट बने। उसका मतलब ऐसा है कि ज्यादा भी बारिश हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, कम भी बारिश हो तो भी प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से क्लाइमेट रेजिलिएंट, ये सब जब उसी समय होता है जब अपनी भूमाता, सॉइल जब हेल्दी बनती है, उसी वक्त ये सब होना मुमकिन है। और वो होने के लिए रीजनरेटिव मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो राइस के बारे में नहीं था, वो वर्ल्ड में पहली बार 2011 में शुरू हुआ सगुना बाग में। 2013 में हमारे साथ 30 किसान जुड़ गए। उनको हम गारंटी दिया कि अगर उनका नुकसान होता है तो हम दुगना उनको देंगे। इसके वजह से ये 30 किसान हमारे साथ आए। लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनका सभी का फसल अच्छा हुआ है, ये सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, उसके बाद आज महाराष्ट्र में 26 जिलों में 8 एग्रोक्लिमेटिक जोन्स में 20 या 25 अलग अलग फसलों में, जैसे कि चावल के साथ सोयाबीन हो, मेज, मकई हो, वेजिटेबल्स हो, कपास हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के 20-25 फसलों में ये तकनीक अभी इस्तेमाल होता है। और इसके उसमें 7,000 किसान से ज्यादा अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये सब किसान हैप्पी बन गए, वो बहुत खुश हो गए। किसान हैप्पी होना और कॉन्फिडेंट होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज पूरी दुनिया में सब लोग खोज रहे हैं, जो SRT के वजह से हो रहा है। और इसका जो ये अभी तकनीक है वो एक किसान दूसरे किसान को बताने जाता हुआ फैल रहा है। एब्सोल्युटली। चंद्रशेखर जी, तो किस तरह की नॉलेज शेयरिंग आप यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? एज ऑफ नाउ ज्यादा काम यहाँ पर महाराष्ट्र में है, क्या दूसरे राज्यों से भी बातचीत है? यस, बिल्कुल। महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई है, महाराष्ट्र में उसका सबसे ज्यादा काम है हमारे आजू बाजू के किसानों में। अभी जैसे बिहार में है, उत्तर प्रदेश में किसान है, कोलकाता में है, मतलब वेस्ट बंगाल में है, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब जगहों में कोई 5 किसान, 10 किसान, 12 किसान ऐसे है। और शुरू हुई है, वहां के कोई NGO आके हमारे साथ वो सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, चंद्रशेखर जी, बहुत शुक्रिया आपसे, आप यहाँ पर आज समय निकाल के आए। और जैसे आपने कहा 26 डिस्ट्रिक्ट्स महाराष्ट्र में, 20 से 25 फसलों में, और 7,000 किसान यहाँ पर महाराष्ट्र में जुड़े हैं। और ऑफकोर्स बाकी काफ़ी सारे राज्यों में यहाँ पर छोटे मोटे ही सही, लेकिन नॉलेज शेयरिंग के तौर पर यहाँ पर अब और लोग यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। क्लियरली एक बहुत बड़ा आपने यहाँ पर काम किया है, और बाकी किसान बाकी क्रॉप्स में इसका ऑफकोर्स फ़ायदा भी उठाते हुए। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।
अब हमारे साथ प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी हैं। दिनेश जी नमस्कार। काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पर एग्रीकल्चर में, नई नई चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स हम यहाँ पर समक्ष रखते रहते हैं अपने व्यूअर्स के। आप कैसे देखते हैं ओवरऑल प्राइसिंग ट्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि अच्छी खासी उठापटक उस सेंस में भी है यहाँ? जी बिल्कुल मनीषा जी, एक्चुअली मतलब मैं तो कहता हूँ आपके दर्शक सारे बहुत भाग्यशाली है कि ऐसी चीजें आप उनको दिखाते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, न्यू टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन, ये एक्चुअली मुझे लगता है किसान मूवी अगर प्रमोट करते हैं तो उनके लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है। और रही बात प्राइस ट्रेंड की, तो मुझे लगता है कि प्राइस ट्रेंड पर फोकस ना करते अगर यील्ड या क्वालिटी पर फोकस होता है, जैसे कि अभी सर ने बताया, तो मुझे लगता है यह उनके लिए ज्यादा फायदेकारक होगा और फाइनेंशियली उनके लिए काफी स्टेबिलिटी निर्माण कर सकता है। और फुल ऑन प्राइसेस पे अगर आए यहाँ पर, तो कैस्टर में कुछ बहुत तेजी देखने को मिली थी दिनेश जी, अब कुछ ज्यादा बचती हुई नजर नहीं आई। गुआर में फाइनली शायद एक बॉटम यहाँ पर बन चुका है, कुछ एक खरीदारी है यहाँ पर। हल्दी में जोरदार तेजी देखने को मिली है, लेकिन कितनी स्थिर? जी बिल्कुल, हल्दी अगर देखो तो 12,500 12,400 का जो लेवल बना था जब हमारा कॉन्फ्रेंस था, अमेरिका ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद करीब करीब 2,000 रुपए की तेजी इसमें आ चुकी थी। एक अभी हाल फिलहाल इसको पुल बैक रैलीज ही हम कहेंगे, 14,900 15,000 तक जाने की इसमें अभी और संभावनाएं बनती है। अनलेस एंड अनटिल 15,700 के ऊपर ये चलता है तो मुझे नहीं लगता है इसमें बहुत बड़ी कोई चाल आएगी। बट पुल बैक रैलीज में एक्सिट का अच्छा मौका मिलेगा तो शायद आप निकल सकते हो। रही बात कैस्टर की नीचे में 6,000 ऊपर में 6300 6350 यह दायरा मेंटेन था, इसके ऊपर ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया प्राइसेस और दोबारा 6100 6120 के लेवल आ चुका है। मुझे लगता है हाल फिलहाल इसमें रेंज बाउंड एक्टिविटी ही चलते नजर आती है। डाउनसाइड 6100, अपसाइड 6300। और ग्वार अगर मैं बात करूं तो ग्वार में नॉर्मली जो है ये एक दायरा मेंटेन करके चल रहा है। अगर अभी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उसके बाद में दोबारा 70-80 रुपए के बदले आ रहे हैं, स्प्रेड जो है ये हमेशा मेंटेन रह रहा है, प्राइसेस वो के वो रह रही है। मुझे लगता है वोलेटिलिटी एकदम थमसी गई है। नॉट ओनली दिस, अगर कॉटन सीड ऑयल की छोड़ दूं तो मैं सारा एग्री स्पेस मुझे रेंज बाउंड ही दिखता है। चार्ट पर भी कहो या अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो मुझे लगता है कि दायरे में ही चल रहा है। ऑलराइट, तो बात फिर नॉन एग्रो की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन बहुत ज्यादा है। यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है फ्राइडे को, और मिड सितंबर में सबकी आंखें होंगी यूएस फेड की मीटिंग पे। आप कहां पर ट्रेड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, गोल्ड पर पूरा दाव लगाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि गोल्ड में एक बड़ी तेजी, एक बड़ी मूव आने की पूरी संभावना है। डाउनसाइड कल जो जर्क आया था 70-900 का लो जो बनाया और वहां से जो पुल बैक देख रही है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स मूव हमने कल शाम में और अभी तक आता हुआ देखा है। मुझे लगता है 72-300 का एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट लेवल है। पॉसिबली आज या कल में ये ब्रेकआउट मिलना चाहिए। आने वाले समय मुझे लगता है 74-200 के लेवल बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। मतलब यहाँ से करीब करीब 2,200 रुपए की तेजी गोल्ड में निश्चित तौर से जल्दी देखने मिल सकती है। रही बात लेने का कहां पर, तो मुझे लगता है 71,700 71,740 यह दायरा शाम के सत्र में एक बार डिप मिलता है तो वहां बाय करना चाहिए। अपसाइड 72-300 के ऊपर और ऐड करना चाहिए, ब्रेकआउट लेवल है। मुझे लगता है गोल्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाल फिलहाल कॉपर और सिल्वर में पुल बैक रैली आ रही है। डाउनसाइड कॉपर ने जो भी 778 का लो बनाया वहां से 788 आ रहा है। आई थिंक 793 795 के लेवल से ऊपर आ सकता है। सिल्वर की भी अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि 84,300 84,400 एक बाइक जोन है। दोबारा 85,500 86,000 के लेवल अपसाइड देखने मिल सकते हैं। और क्रूड में क्या लगता है, जिस तरह की मुनाफा वसूली या गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, क्या वो थम चुकी? मुझे लगता है क्रूड की मंदी अभी थमी नहीं है। ये बेरिज जोन में निकल चुका है। 6010 एक ब्रेकडाउन लेवल था जिसके नीचे ये बढ़िया क्लोज हो चुका है। आने वाले समय मुझे लगता है इसमें गिरावट और भी जारी रहेगी। प्रोबेबली ये लेवल थोड़े से ज्यादा नीचे पुल बैक रैलीज का वेट करना चाहिए। हो सकता है कि एक बार 5950 6010 आए, वहां पर सेलिंग करें तो दोबारा डाउनसाइड 5760 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है काफी सारी कमोडिटीज में, लेकिन सोने में एक डेफिनेट बाय यहाँ पर दिनेश जी की तरफ से आता हुआ। दिनेश जी बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।